ओके, तो हम कर रहे हैं क्रियो पैरामीट्रिक। इसके अंदर आज हमने एक दो टूल पाथ करने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ ड्रिल मारने की कोशिश करेंगे और प्रोफाइल मिलिंग करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टूल में हमने देखा था कि रफिंग कैसे कर सकते हैं, री रफिंग कैसे कर सकते हैं, फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं ना। तो आज हम करेंगे प्रोफाइल फिनिशिंग और ड्रिल मारने की कोशिश करेंगे। तो एक नई फाइल खोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हमारे को फाइल चाहिए मिलीमीटर के लिए, इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट वाली जो है बंद कर दी। तो सबसे पहली चीज़ हमारे को मॉडल चाहिए होता है। तो मॉडल हमारे को फ्रेम 1 है हमारे नाम पास। इसमें हमारे को क्या ध्यान रखना है कि हमारे जेड की डायरेक्शन सही हो। तो जिधर को जेड की डायरेक्शन होगी उस साइड से टूल आएगा, तो हमारे को जेड की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अभी जेड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मेट करा सकते हैं कि ये वाले फेस को और ये वाले फेस को अगर मैं कोइंसिडेंट करवा दूँ और डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो देखो मेरी जेड की डायरेक्शन जो है ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर हो गई। उसके बाद न्यू कंस्ट्रेंट करके अब तो चाहे मैं इसको फिक्स भी कर दूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ जेड से मतलब है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं वर्क पीस पहले बना लेता हूँ और इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दो और ओके। अब ये जो स्टॉक आया, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद का बना कि ओरिजिन कहाँ पे रखना है, एक्स किधर रखना है, वाई किधर रखना है। तो कंट्रोल दबा के पहले यहाँ पे वर्टेक्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसको एक्स की डायरेक्शन दे दी, ओरिएंटेशन एक्स किधर, मैंने कहा जी ये एक्स मेरा, वाई किधर, मैंने कहा जी ये वाई। अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो डायरेक्शन चेंज कर दो, एक्स वाई जेड जो है मेरा सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। उसके बाद हमारे को, जैसे हमने पिछले उसमें भी देखा था कि हमारे को मिलिंग मशीन लेनी है। इस मिलिंग मशीन के लिए हमारे को ऑपरेशन चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। आपकी बात 2 नंबर करना है, 1 नंबर नहीं करना, क्योंकि सारा काम फिर 2 नंबर से होगा। क्लियरेंस प्लेन चाहिए होता है इसको, तो एक प्लेन दे दो भाई, कितनी ऊपर, इसको थोड़ी सी वैल्यू दे देते हैं हम 10 mm की, कि 10 mm ऊपर मेरा क्लियरेंस प्लेन दे दिया मैंने। ये तो 2-3 mm भी बहुत होता है, पर हमने सिर्फ ताकि हमारे को अच्छे से नज़र आए इसलिए हमने प्लेन ऊपर कर लिया, ताकि जब एक कैविटी से दूसरी कैविटी में जाना हो तो टूल को 10 mm जाने के लिए जगह हो। यस। उसके बाद मेरे को चाहिए मिल विंडो, तो मिल विंडो में हम ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा पूरी बाउंड्री में, देखो उसने अपने आप बाउंड्री पिक कर ली। हम यहाँ पे खुद से भी स्केच भी बना सकते हैं, स्केच कमांड लेके ये ऊपर प्लेन ले लो और इसको सीधा करके, अब अगर मैं थोड़ा एरिया में सिलेक्ट कर लूँ, इसको रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस दे दो, और अगर मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा तो इतने एरिया में ही कटिंग होगी, बाकी के एरिया में कटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जितना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे उतने एरिया की मिल विंडो बनेगी। सिर्फ समझने के लिए हमने हाफ बनाया, बाकी बना हम सारे में भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम मिल विंडो लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलिंग के बहुत सारे ऑपरेशन आ जाएंगे। लास्ट टाइम हमने रफिंग, री रफिंग और फिनिशिंग किया था। तो यहाँ पे है वॉल्यूम मिलिंग है, एक हमारे पास प्रोफाइल मिलिंग। प्रोफाइल मिलिंग में हमारे को टूल चाहिए सबसे पहले, तो हम एक टूल दे देते हैं छोटा, 10 mm का टूल दे देते हैं, जो इस अंदर वाली प्रोफाइल के ऊपर ऊपर चलाना चाहते हैं। तो रेफरेंस में क्या चाहिए, मशीनिंग रेफरेंस, उसको एक ज्योमेट्री चाहिए जिसको हम मशीन करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे डिटेल में जाके ये सरफेस रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम नीचे वाली सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं, पर वो हमारे को दिखाने नहीं दे रहा, तो ये सरफेस ठीक है। ओके करते हैं। पैरामीटर में हमारे को बताना है कि हमारे को कटिंग फीड कितनी है, अगर कहीं पे रेडियस है, आर्क लगी हुई है तो कितनी फीड है, रीट्रैक में कितनी फीड है, प्लंजिंग के टाइम जब टूल टच करेगा तब कितनी फीड हो, स्टेप डेप्थ हर बार नीचे कितना जाना है, 1-1 mm नीचे जाएंगे, स्टॉक कितना छोड़ना है, वॉल्स पे स्टॉक कितना छोड़ना है, सारे पैरामीटर भरने हैं हमारे। और उसके बाद इसको जनरेट दबाना है। यहाँ पे सरफेस में अगर ये सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक सरफेस चाहिए। चेक सरफेस होता है कि अगर हमारे को कोई गॉजेस चेक करने हैं तो उसके लिए हमारे को काम आएगा। ये हमारा सरफेस को पिक कर रहा है। तो यहाँ से इसको डन करने के बाद इसको हम यहाँ से जब प्ले पाथ कर सकते हैं। प्ले पाथ चल नहीं रहा है। प्रोफाइल हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक स्केच बना लेते हैं प्रोजेक्ट करके। यहाँ पे डबल आ गई, इसको हटा दो एक, ठीक है नहीं। ये स्केच को भी ऊपर ले जाते हैं ताकि प्रोफाइल के टाइम ये स्केच को मैं सेलेक्ट कर सकूँ। ले ही दिया, हमने किया तो था लास्ट टाइम, है ना। अभी सिलेक्ट हो गया। एक्चुअली नीचे वाली सरफेस नहीं चाहिए, साइडों वाली सरफेस चाहिए। ओके करेंगे और इसको जनरेट कर देंगे। प्ले करके देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। एक्चुअली गलती क्या हो रही थी, गलती ये वाली सरफेस नहीं करनी, हमारे को ये वाली सरफेस से सिलेक्ट करनी, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि हमारी ये बाउंड्री में हमने ये सरफेस सेलेक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टूल पाथ है जनरेट हो जाएगा। इसको अगर हम सॉलिड में चला के देखें तो इससे पहले हमारे पास रफिंग का टूल पाथ होना चाहिए, और इसको भी हमारे को शो करना पड़ेगा वेरीफाई करने से पहले। इसको शो करना, फिर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि उसको रॉ मटेरियल चाहिए कटिंग करने के लिए।
तो इससे पहले रफिंग का टूल पाथ चला लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिनिशिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल फिनिशिंग। जैसे हमने पहले रफिंग का प्रोग्राम बनाया था, तो रफिंग का प्रोग्राम लो, मिल विंडो में मिल विंडो ले लो, जनरेट कर दो। मिल विंडो में भी हम ये वाला इतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जैसे हमने स्केच बनाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बजाय वहाँ पे भी अगर हम प्रोजेक्ट कर लेते तो उतने उतने एरिया में ही चलता। हाँ, फिर अब अभी क्या होगा, अभी ये यहाँ भी चलेगा, ये देखो ये थोड़ा सा बाहर भी चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको जगह मिल रही है ना, तो जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे मिल विंडो में जब हम स्केच बना रहे थे, इसको रेफरेंस ले लो, तो हम यही वाला बना लें। हाँ, प्रोजेक्ट करके, तो वो फिर इतने एरिया में ही चलेगा। तो ये रफिंग के अंदर हमारे को जब मिल विंडो पूछे हो, तो हम ये मिल विंडो 2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा, वो इन एरिया में जाएगा ही नहीं, सिर्फ उतने उतने एरिया में रफिंग कर देगा। अगर हम कोई एक मॉडल बनाते हैं, जैसे ये मॉडल बना हुआ है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 150 से 200 रुपये है। और अगर हम इसकी मशीनिंग करते हैं, CNC का प्रोग्राम बना के देते हैं, तो उसकी वैल्यू 3000 से 4000 रुपये है। और अगर मैं इसको मशीनिंग मशीन के ऊपर करके देता हूँ, तो उसकी वैल्यू 10,000 से 15,000 रुपये है। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा काम करना है। तो रफिंग में हमारे को मटेरियल भी छोड़ सकते हैं, रफिंग रफ स्टॉक अलाउंस, तो 2 mm का मटेरियल छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ताकि हम ये प्रोफाइल मशीनिंग कर सकें। तो हमारा रफिंग में प्रोफाइल मशीनिंग भी हो जाएगा, पहले रफिंग कर लो, फिर उसके बाद प्रोफाइल मशीनिंग करके फिनिशिंग कर लो, तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। कैलकुलेट कर रहा है। अब हमारे को पहले रफिंग करना चाहिए, बाद में प्रोफाइल करना चाहिए, बड़ा आसान है, इसको पकड़ के नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब अगर हम इसको ऑपरेशंस, दोनों ऑपरेशन चला के देखना चाहते हैं, तो दोनों को इकट्ठे वेरीफाई कर सकता हूँ मैं, प्ले कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पहले मोटा मोटा मटेरियल कटिंग हो जाएगी, और उसके बाद ये हमारा मटेरियल काट। अब इसमें गलती क्या हुई, रफिंग के जो पैरामीटर हैं, इसको क्लोज करते हैं। रफिंग के पैरामीटर जो हैं, इसमें हमने जो स्टॉक छोड़ा, ये रफ स्टॉक अलाउंस, ठीक है, तो ये 2 mm है, मैक्सिमम स्टेप डेप्थ 1 mm है। ठीक है, और ये जो टूल हमने चूज़ किया है इसके अंदर, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक नया टूल बना के टूल छोटा ले लेते हैं, ताकि वो रेडियस बना पाए। ठीक है, और इसके पैरामीटर में हमारे को स्टॉक, ये स्टेप डेप्थ 0.6 की है, स्टॉक हमने 0 कर रखा है, जनरेट कर।
ठीक है, अभी भी देखो थोड़ा सा टूल अभी भी बड़ा है, ये इस कॉर्नर में नहीं जा पा रहा। ठीक है ना, तो छोटी छोटी चीज़ का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, ताकि अगर हम हर चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले इसको मेज़र करना है कि हमारे पास टूल कितने का है, हमारे को बनाना कितना बड़ा सी पीस है। ठीक है नी, फिर उसके बाद प्रोग्राम जनरेट करना। अभी फिर भी ठीक है। तो ये हमारा दोनों काम हो गए, रफिंग का भी काम हो गया और प्रोफाइल का भी काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है एक्सिस डिस्प्ले, तो ये एक्सिस ऑन ऑफ है एक तरीके से। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर लेयर ट्री होता है, ये मॉडल ट्री है, और यहाँ पे भी फिल्टर होता है, एक फिल्टर, ट्री फिल्टर। अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे तो वो एक्सेस बंद हो जाएंगी सारी परमानेंटली। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है, क्या चीज़ आपको देखनी है, क्या चीज़ आपको नहीं देखनी है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक एक्सिस क्रिएट करनी है इस होल पे। तो जो जो होल पे हम एक्सिस क्रिएट कर देंगे वहाँ वहाँ होल बन एक्सिस आ जाएगा। क्योंकि ये इंपोर्ट किया हुआ पार्ट है, तो इसलिए उसको नहीं समझ में आती कि हमारे पास कहाँ कहाँ होल अवेलेबल है, तो हमारे को एक्सिस क्रिएट करनी पड़ेगी। सिर्फ सर्फ एक्सिस लेनी है, सरफेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो जितने होल हैं सब में एक्सिस क्रिएट कर लो। एक्सिस क्रिएट करने के बाद हमारे को क्या करना है, इसको वापस से शो कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे को मारना स्टैंडर्ड ड्रिल। अब हमारे को स्टैंडर्ड ड्रिल मारने के लिए टूल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से एंड मिल की जगह हम यहाँ पे ड्रिलिंग का टूल लें। कितने का ड्रिल चाहिए हमारे को वो हम बता सकते हैं। तो मैंने मान लो इसको छोटा ही टूल बोलता हूँ मैं, इसको 6 डाई का ड्रिल चाहिए, क्योंकि ये होल बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए 6 डाई का ले रहा हूँ मैं। टूल का नंबर ज़रूर चेंज कर देना है, नाम भी चेंज कर देना है। अप्लाई। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा 2 ही है, रेफरेंस में वो है होल पूछ रहा है, तो होल में ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो जो एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ वहाँ पे हमारा होल जो है हो जाएगा। 5 होल सिलेक्टेड हो गए। एक्सिस टाइप हमने एक्सिस सेलेक्ट की है। ये है पैरामीटर कि हमारे को ड्रिलिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, फीड कितनी चाहिए, टॉलरेंस कितनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाएंगे, क्लियर डिस्टेंस 1 है, पुल आउट डिस्टेंस कितना है, बाहर निकलना है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ड्रिल है हमारे पास। अभी हमने स्टैंडर्ड ड्रिल लिया, जनरेट करेंगे तो ये हमारे को बहुत तेज़ी से दिखा रहा है। स्पीड स्लो कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कर देंगे ये वाला डीप ड्रिल, फिर से जनरेट करेंगे तो ये एक एक होल के अंदर, अब ये कितना डीप जा रहा है यहाँ पे पैक्ट ड्रिल के अंदर हमारे को पता लगेगा। पैक्ट डेप्थ 1-1 mm कर देंगे तो 1-1 mm के हिसाब से जाएगा। हेलो जी जी जी, सर, वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कोई बात। ठीक
ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के डेप्थ ऑफ कट हैं कि हमारे को कितने कितने का कट कैसे कैसे लगा। सारा कुछ बनने के बाद हमारा जैसे स्टैंडर्ड ड्रिल हो गया, ये हमारा डीप ड्रिल हो गया, ब्रेक चिप हो गया, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे थ्रेड का भी बना सकते हैं, टैपिंग। तो टैपिंग के लिए मेरे को अलग से एक टूल चाहिए, टैपिंग टूल, ठीक है। इसको अप्लाई कर दो, ओके। रेफरेंस में फिर इसको वैसे ही एक्सेस चाहिए। पैरामीटर, अब टैपिंग के पैरामीटर चाहिए, फ्री फीड कितनी चाहिए हमारे को, कौन सा थ्रेड डालना है, टीपीआई थ्रेड डालना है, आईपीआर, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ थ्रेड है। ब्रेकआउट डिस्टेंस कितना रखना है, ब्रेकआउट डिस्टेंस होता है कि अगर आर पार करना है ना मेरे को होल, तो कितना बाहर जाए। क्लियर डिस्टेंस कितना, पुल आउट डिस्टेंस कितना, वो सारा कुछ वैल्यू देने के बाद हमारे को जनरेट करता है। सिंपली शो वैसे ही करेगा हमारे को, इसका प्रोग्राम जनरेट करके देखना पड़ेगा कि हमारे पास आउटपुट कैसी आती है। तो प्रोग्राम जनरेट करने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा वापस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सेव सीएल फाइल, ऑपरेशन OP010, फाइल क्रिएट करना चाहते हैं हम, MCD फाइल भी क्रिएट करेंगे और कंप्यूट CL भी करेंगे। फाइल का नाम दे दो, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ये एक कटर लोकेशन फाइल जनरेट कर देगा, जहाँ पे ये मॉडल पड़ा है वहीं पे जाएगी फाइल। तो ये क्या करेगा, सारे टूल पाथ जितने भी हैं हमारे, रफिंग का, प्रोफाइल का, ड्रिलिंग का, सबका प्रोग्राम जनरेट कर देगा। मशीन के ऊपर एक ATC होता है जिसमें हम 3-4 अलग अलग टूल लगा सकते हैं, तो सारे टूल इकट्ठे हम लगा के चला के देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम अभी, क्योंकि बहुत सारे टूल प्रोग्राम हमने रफिंग भी किया, प्रोफाइल भी किया, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगाएगा। क्योंकि उसने जितनी भी लाइनें हैं उसने सारी चीज़ों को XYZ कैलकुलेट करनी है और उसको बताना है कि X कितना, Y कितना, Z कितना, X कितना, Y कितना, Z। तो ये जनरेट होके हमारे पास .tab फाइल बन जाती है ऐसे। तो ये जो फाइल है इसके अंदर हमारा प्रोग्राम लिखा होता है सारा, कि कौन सा टूल यूज़ हुआ, बॉल नोज यूज़ किया, एंड मिल यूज़ किया, लेंथ कितनी, सारा कुछ उसके बीच में लिखा है। तो हमारे को प्रोग्राम खोलना है, ये फाइल लोकेशन खोलनी है और यहाँ पे ये देखो ये हमारे पास आ गई फाइल, ठीक है नी। इस फाइल को पेन ड्राइव में डाल के मशीन पे डालना है और चला देना बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ड्रिलिंग कैसे करना है और प्रोफाइल मशीनिंग कैसे करना है और रफिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे को उसको ये भी बताना पड़ता है कि पोस्ट प्रोसेसर वाली फाइल कौन सी है। अब मशीन को नहीं पता कि हमारे पास क्रियो है और क्रियो को नहीं पता कि हमारे पास फानुक की मशीन है या हास की मशीन है, तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी मशीन है। तो मैंने कहा जी मेरे पास फानुक की मशीन है, तो फानुक पे क्लिक करूँगा तो ये फानुक का प्रोग्राम जनरेट करने लग जाएगा। साइकिल टाइम बताएगा कि टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको। डन करेंगे, यहाँ पे एक और फाइल आ गई होगी, ये देखो OP10। पहले ये कटर लोकेशन वाली फाइल आई थी, अब ये OP10 वाली फाइल आ गई। तो इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम जनरेट हो गया।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसके अंदर हम कैसे रफिंग का, री रफिंग का, फिनिशिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, ड्रिलिंग टाइपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है क्रियो में नहीं हो सकती, तो उन सब के लिए है कि ये सच नहीं है, क्रियो में मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने की, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि हमने आज क्या क्या किया, और उनमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या लिखी वो भी लिखना है, ठीक है। और वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो एक ज्वाइन का बटन है हमारे चैनल के ऊपर, तो जाके हमारे को सपोर्ट करना है ताकि आगे भी आपको बहुत बढ़िया वीडियो मिल सके, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की।